और क्रॉप प्रोडक्शन में आज जो है ना देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पीछे जो भी था आप यूट्यूब पर भी है, जिनका छूटा हुआ था वो अपना देख लेंगे। यहां पर क्या बता रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक नया जो है ना ट्रेंड आया पिछले जो शताब्दी था, जब वो समाप्ति की तरफ बढ़ा और 22वीं शताब्दी जो है ना जब शुरू हुई, मतलब 21वीं शताब्दी में जो हम घुसे, तो इसमें एक बात आया। 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में एक बात आया। वो बात क्या आया, मैनेजमेंट का बात आया। हाँ, इसमें MBA BCA का सब बात आना शुरू हो गया और लोग इसको करना शुरू कर दिए। पहले इसको लोग जानते नहीं थे ज्यादा। तो आपके मन में भी आया कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक तकनीक का जो है ना समूह होता है। मैनेजमेंट वैसे तकनीकों को आपस में मिलाकर किए जाने वाले कामों को कहते हैं जिससे कुछ बढ़ जाए, या तो वर्क इफिशियंसी बढ़ जाए, या किसी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या किसी कंपनी का नाम बढ़ जाए। ये मैनेजमेंट में आता है। तो अभी जो हम MBA करते हैं या BCA करते हैं या और भी जो मैनेजमेंट के कई कोर्स हैं, उनको अगर हम पूरा करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है कि हमें बिजनेस में नए तकनीकों को लगाना है या कई तकनीकों को आपस में कोरिलेट करना है, ताकि उस कंपनी का या उस ऑफिस का या और किसी का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बात है, तो हमेशा ध्यान रखना है मैनेजमेंट का मतलब है कई तकनीक को एक साथ लगाना जिससे क्या हो जाए, कोई चीज को बढ़ाया जा सके, ठीक किया जा सके। अब यहां पर बात आ रहा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, मतलब कि क्रॉप का प्रोडक्शन को मैनेज करना है, बढ़ाना है। मैनेजमेंट का मतलब आपको बताए उन टेक्निक का उपयोग करना है जिससे कि बढ़े। तो इसमें क्या क्या हम जानेंगे, इसमें वैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है या तकनीक को अच्छा किया जाता है जिससे कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग जो है ना, जिसमें कौन कौन आता है, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग आता है। इससे क्या फायदा होता है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही है फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, तो आप बताना कि जो आपका हमारा जो फसल है, फसल उत्पाद जो है, उसको बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सारे तकनीकों को, सारे व्यवस्थाओं को एक साथ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें मुख्यतः कल्टीवेशन और, अब लोग पूछे किस तरह का तकनीक लगाएंगे वहां पर, तो इसमें जो है ना वो जो मैनेजमेंट है जो हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, इसमें क्रॉप मैनेजमेंट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें दो तकनीक मुख्यतः लगाते हैं, एक कल्टीवेशन में मतलब फसल के जो हम लगाते हैं खेतों में, उसके उत्पादकता में कैसे वृद्धि हो, और दूसरा हार्वेस्टिंग टेक्निक को सुधारते हैं। तो कल्टीवेशन में क्या क्या तकनीक लगा सकते हैं, हम किस प्रकार से कम पानी के खर्च में ज्यादा फसल उपजा सके, हम किस प्रकार से कम स्थान पर ज्यादा जो है ना क्रॉप को लगा सके, हम किस प्रकार से कम न्यूट्रिएंट को बाहर से डालकर अच्छी फसल प्राप्त कर सके। इसके लिए पीछे भी हम आपको बताए थे, इसके लिए कई तकनीक्स हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन करना है ना, या एक साथ कई क्रॉप्स को मिक्स क्रॉप लगाना, कई क्रॉप्स को एक साथ लगाना। ये सब तकनीक का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमको क्या फायदा होने वाला है, ये सब करने से हमको ये फायदा होगा कि उत्पादन बढ़ जाएगी। और हार्वेस्टिंग टेक्निक को लगाएंगे तो खर्च कम हो जाएगा। हार्वेस्टिंग टेक्निक में अभी एक बड़ा मशीन है हार्वेस्टर, आप नाम सुने होंगे। पहले क्या करते थे, हम क्रॉप को काट के लाते थे, अपने से खुद घर ढो के लाते थे, माने लोगों के द्वारा, मजदूर के द्वारा या फिर किसी भी व्यवस्था के द्वारा उसको लाया जाता था।
और लाने के बाद उसको क्या किया जाता था, पीटा जाता था। मतलब कि वो जो आपका फसल है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉप के पौधे से अलग किया जाता था, सेपरेट किया जाता था। उसके बाद उनको साफ किया जाता था, फिर जो है ना वो या तो मार्केट में दिया जाता था या घर में उपयोग लिया जाता था। अब क्या करते हैं हम, हार्वेस्टिंग का जो नया तकनीक आया उसमें कई नई नई मशीनें आ गई जिसको थ्रेसर बोलते। उसमें क्या होता था, वो फसल को पूरा डाल दो और वो क्या करेगा, भूसा अलग कर देगा, ग्रेन्स अलग कर देगा और एकदम साफ साफ हो जाएगा। तो जो समय लगता था हमको उसको फसल से उसके अनाज को, ग्रेन्स को अलग करने में, वो समय बचना शुरू हो गया, काफी जल्दी हो जाता था ये काम। उसके बाद फिर और नया तकनीक आया और उन नए तकनीक में अभी जो वर्तमान में चल रहा है हार्वेस्टर, जिसका नाम ही है, वो हार्वेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है मशीन। वो क्या करता है, खेत से ही फसल को काट लेता है, खेत में ही फसल को काट लिया और काटने के साथ साथ उसमें से क्या करता है, वो जो हस्क है, मतलब कि पौधे का जो डंठल है, उसको हस्क के रूप में, भूसा के रूप में अलग कर देता है और ग्रेन्स को अलग कर देता है, और वो भी एकदम साफ। अर्थात कई मशीनों, कई व्यक्तियों के काम को एक छोटा सा मशीन जो आपका कई दिन लगता था, कई सप्ताह लगता था, उसको कुछ एक घंटों में कर देता है। तो इससे क्या फायदा हुआ, हमको जो खर्च होने वाला था उतना समय, उस समय को किसी और चीज पर लगाएंगे हम, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। प्लस लोग जो उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले थे उनको दूसरे कामों में लगा सकते हैं हम, जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जो हमारा खर्च जब कम होगा तो प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम आपको बताएं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है। कल्टीवेशन को कैसे ठीक किया जा सके, अच्छे किस्म के पौधे बनाए जाए, हाँ, फर्टिलाइजर में क्या सुधार किया जाए, जो आपका इंसेक्टिसाइड्स है या इंसेक्ट्स वगैरह है, पेस्ट है, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, फिर एक साथ कई पौधों को कैसे उपज के लिए लगाया जाए। अभी हम आप लोग को पहले भी बताए थे, कई बार क्लास में भी बताए हैं कि जैसे हम लोग गोभी लगाते हैं, तो केवल गोभी अगर लगा देते हैं तो उसमें कीड़े आने लगते हैं, छोटे छोटे हरे जैसे। हाँ, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि गोभी के बीच बीच में एक धारी लगा देना चाहिए, किसका, गेंदा का फूल का, मैरीगोल्ड का। उससे फायदा क्या होता है कि वो जो हरे वाले कीड़े हैं, एक तो आते नहीं, अगर आएंगे भी तो मैरीगोल्ड पर रहेंगे, गोभी पर नहीं आएंगे, जिससे गोभी का उत्पादकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये कल्टीवेशन में आएगा। और हार्वेस्टिंग टेक्निक में क्या है कि वो जो फसल तैयार हो चुका है उसको खेत से कैसे हम प्राप्त करें, ये हार्वेस्टिंग टेक्निक में आता है। खेत में फसल कैसे हो, ये कल्टीवेशन, और खेत से जो है ना फसल को कैसे प्राप्त करें, ये हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में आएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ते, ठीक है। और न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, अगर आपको याद होगा पीछे हम शुरुआत किए थे चैप्टर तो पहले ही बताए थे। न्यूट्रिएंट्स वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को जरूरी होता है, जरूरत पड़ता है उसका, किसके लिए, उसके एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें ग्रोथ के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें रिपेयर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इवन उसको बनाए रखने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहां पर क्या लिख लेंगे न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स में लिखेंगे आउटोट्रॉपिक है। तो क्या बोल रहे थे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है, अब यहां पर न्यूट्रिएंट कितना हमको चाहिए किस क्रॉप में, और कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और कब चाहिए, ये जो है ना ये पढ़ेंगे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे थे कि कब जो हमको फसल लगाना है, किस फसल को लगाना है, उसके उसके क्वालिटी को कैसे सुधारना है, और कैसे किस प्रकार से हमको क्रॉपिंग करना है, और हार्वेस्टिंग जो है ना मतलब उसको कैसे काट के हटाना है। और इससे फायदा क्या हो रहा था कि ये जो महंगा होता जा रहा है, हमारी भारत की जो ये जो क्रॉप मैनेजमेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। तो देखो भाई, हमारी भारत की जो जनता है वो आपका शायद आप जानते होंगे पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में आते हैं। इवन
चीन के बाद हमारा ही नंबर है, और माना यह जा रहा है कुछ दिन के बाद चीन भी हमारा हमसे पीछे हो जाएगा। लेकिन हमारी जो जमीन है, हमारी जो भूमि है, एरिया है, वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि वो कुछ हद तक कम ही है। इसलिए कि कुछ जो है ना वो आपका सी के द्वारा ले लिया जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल का कुछ जो आपका क्षेत्र था सुंदरबन डेल्टा का, वो अभी सी में डूब रहा है। कुछ आपके जो सी शोर है इलाके, वो भी आप अब जो है ना, चूंकि सी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे वो आपके कम होते जा रहे हैं। तो कल्टीवेशन के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए जो फील्ड चाहिए हमको, वो कम होता जा रहा है। तो कम से कम एरिया में कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी। और इसलिए भी पड़ी कि आज हमारे जो किसान हैं, जो आपको उपज देते हैं, इवन ये कह सकते हैं हम कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ का हड्डी है कौन? एग्रीकल्चर। और उस रीढ़ के हड्डी में समस्या आ चुका है, दर्द हो चुका है शुरू। आप देखते होंगे कुछ लोगों को कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, तो लोग पट्टा बांधते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उसका, व्यवस्था करते हैं उसका। आज यही स्थिति हो चुका है किसके साथ? हमारे एग्रीकल्चर के साथ। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले जो है ना वो दे रहा था टीवी में, समाचार में, कि रांची में हमारे किसान जो है ना अपने फसलों को वो डाल दे रहे हैं, कहां पर? रोड पर डाल दे रहे हैं। टमाटर को, खीरा को, क्यों? 50 पैसे, 1 रुपये बिक रहा है उनका। तो किसान बदहाल होता जा रहा है। कैसे किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए? इसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जरूरी है। किसानों की इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जरूरी है। जब तक किसान नहीं सुधरेंगे, उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हमारे ग्रामीण इलाके नहीं सुधरेंगे, और जब तक ग्रामीण इलाके नहीं सुधरेंगे तो किसी भी ब्लॉक का, किसी भी जिला का, इवन राज्य का और हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि 60 से 70% लोग अभी भी सीधे तौर पर खेती से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। तो न्यूट्रिएंट में हम आपको समझाएं कि इसका मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। आज खेतों में काफी ज्यादा मात्रा में खाद डाला जा रहा है, जिसके चलते किसानों को प्रॉफिट कम हो रहा है, हानि ज्यादा हो रहा है। उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। हम समय से पहले बूढ़े नजर आने लगे हैं, हमको स्किन डिजीज होने लगा है, हमारे जो बाल हैं वो उजले होने लगे हैं, हमको डाइजेस्टिव सिस्टम का समस्या होने लगा है। और तो और कई जो जातियां हैं एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं, इवन विलुप्त हो रही हैं पृथ्वी से। किसके कारण? तो वो जो न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट है ना, वो मिस मैनेजमेंट में है, अभी बदला हुआ। हम लोग खाद ढेर सारा डाल देते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स डाल दे रहे हैं खेतों में, जिससे क्या हो रहा है? ढेर सारी प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, फसल में उसका दुष्परिणाम नजर आ रहा है। तो इसको ठीक करना है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। तो पहला दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैनेजमेंट तो आपको हम समझाए ही थे, व्यवस्था करना। और न्यूट्रिएंट क्या है? तो हम बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए किसी जीव को चाहिए। इवन हम कह सकते हो कि उसको क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब ये जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब अभी फिलहाल आपके लेवल में दिमाग में यही रखो, कार्बन कंपाउंड्स को ही हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल कर रहे हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक है वो आपके क्या है? तो जिसमें कार्बन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है या मटेरियल है, वो ही चाहिए ग्रीन प्लांट्स को मेनली। क्यों भैया? क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं जो अपना ऑर्गेनिक फूड स्वयं बनाता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को खुद बनाता है। अर्थात प्लांट चूंकि ऑटोट्रॉपिक है तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स खुद बनाएगा, इसको चाहिए क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कुछ बैक्टीरिया भी जो है ना वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उन्हें भी केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन्हें भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया कि न्यूट्रिएंट्स
कितने क्या है और कितने प्रकार के चाहिए। अब देखो ये जो आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इसी को हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। चूंकि अधिकांशतः ये जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं आपको कहां से, सॉइल से, इसलिए इसको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कह देते हैं। अब आपके मन में आएगा कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सामान्य रूप से जो हम फसल लगाते हैं, जो आपके पौधे लगाते हैं, क्रॉप आपका लगाते हैं, हम जो क्रॉप लगाते हैं, जो फसल लगाते हैं, उसमें आपको करीब करीब जो है ना कितने प्रकार के एलिमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 16 प्रकार के मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, वो 16 प्रकार के मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो है ना आपको, या मिनरल्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, किसको, प्लांट को, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, अपने अपने शरीर को ठीक से क्या करने के लिए, चलाने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्लांट को करीब 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट सामान्य रूप में चाहिए, कम से कम। अब ये 16 में कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए। जैसे आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ ज्यादा चाहिए कुछ कम चाहिए, क्यों, ऐसे कैसे होता है, सब कुछ उसको एक समान चाहिए था। सर आप अपना भोजन बनाते हो, जैसे हम सब्जी का बात कर लेते हैं, सुबह नाश्ता करना था, सब्जी बनाना था, तो क्या जितना उसमें हम आलू डाल के, आलू और मान लेते हैं आलू और बोदी का सब्जी बना रहे हैं, तो जितना आलू डालेंगे, जितना बोदी डालेंगे, क्या नमक भी उतना ही डालेंगे, क्या NaCl उतना नहीं डालते, ठीक है, क्या उतना ही पानी डालेंगे, क्या उतना ही मसाला डालेंगे, क्या। हम मान लिए आलू और किसी भी चीज का, बोदी का या बैगन का या किसी भी चीज का, पालक का सब्जी बना रहे हैं, तो पालक लिए अगर आधा किलो, तो नमक भी आधा किलो डालेंगे, क्या नहीं डाल देंगे। हाँ, आधा किलो तेल भी डालते हैं, क्या नहीं, मसाला आधा किलो डालते हैं, क्या नहीं डालते। तो जो ज्यादा चाहिए उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अर्थात ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए, वो दो भाग में बांटा जा सकता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम, ठीक है। तो अब हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आधार क्या है, मात्रा कितनी चाहिए या शरीर में कितना है। 16 टोटल ये होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो एक सामान्य प्लांट्स को चाहिए, सामान्य ग्रोथ के लिए, सामान्य फंक्शनिंग के लिए। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी, वो जो आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं, अमाउंट के आधार पर, मात्रा के आधार पर। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, तो वैसे न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो आपके प्लांट बॉडी में लार्ज अमाउंट में होते हैं। लार्ज अमाउंट का मतलब है ग्रेटर देन कितना, 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम होते हैं। अब आपके मन में माइक्रो माने आप समझते होंगे, माइक्रो जो है ना मैथ में भी पढ़ना है, हम सब बच्चों को बोले हैं कि आप माइक्रो, ये जो आपका डाटा है, आंकड़ा है, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि मिली मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब कितना होता है। ये अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये आपका बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, बिल्डिंग मटेरियल जैसा मदद करता है, या बिल्डिंग मटेरियल है। कौन भाई, आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितना था, 9 था, और 9 जो है ये आपका मुख्यतः कैसा होता है, बिल्डिंग मटेरियल जैसा होता है, मतलब शरीर को बनाने में मदद करता है। कौन कौन 9 है उसको हम देखेंगे। ये जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपका बिल्डिंग नहीं करता है, मतलब शरीर को बनाने में मदद नहीं करता है, बल्कि उसमें जो एंजाइम्स होता है उसको क्या करता है, गतिविधि करने में मदद करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि कौन कौन सा है, तो दोनों का हम एग्जाम्पल लिखे, लेकिन नीचे चूंकि जगह कम है, चाहो तो हम यहां पर कर सकते थे, या अलग से कर लेते हैं, अगला पेज में कर लेते हैं, ठीक है।
रुकना करते है ना। अगर ऐसा सिंबल होगा तो इसका मतलब होगा लेस देन, लेस देन। जैसे पीछे लिखे थे हम, एग्जाम्पल यहां पर था, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। तो ये मैथ का है आपका। अगर जो है ना इस तरह का लिखा हुआ होगा तो इसको कहेंगे लेस देन। जैसे एग्जाम्पल यहां पर देख लो, अगर लिखा हुआ है ऐसे 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा लेस देन क्या? 10, 10 से कम। ठीक है, लेस देन 10। अगर इस प्रकार का लिखा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 10, अगर नीचे रहता तो। और अगर म्यू जी है तो माइक्रोग्राम, अगर जी है तो ग्राम। अब हम यहां आते हैं फिलहाल। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका 3 सोर्स होता है पौधे के लिए। हवा, एयर, दूसरा है वाटर, और तीसरा है सॉइल, मिट्टी। हवा से जो है ना वो क्या क्या लेता है? कार्बन और ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, दो दो आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे लेते हैं किससे? हवा से, कार्बन और ऑक्सीजन के। वाटर से लेता है हाइड्रोजन, और पानी को लेता है वो चाहे तो जड़ से ले या फिर कई बार पत्तियों से भी जो है ना एब्जॉर्ब करता है, या फिर हवा से भी जल को लेता है। तो सॉइल से भी ले सकता है, हवा से भी ले सकता है पानी, और वो जो पानी लेता है उससे हाइड्रोजन लेता है। सॉइल से क्या क्या लेता है? केवल सॉइल से ही मिलेगा वो, और हवा से ले नहीं सकता। कुछ एक पौधे हैं जो अपवाद है इसके, वो हवा से भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमेशा पौधा कहां से लेगा? वो आपका सॉइल से ही लेगा, नाइट्रेट के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में, है ना। चूंकि जगह कम है हम, और आपको ज्यादा भी हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा नहीं बताना चाह रहे। तो नाइट्रोजन बोल दे रहे हैं, आप अपना जो है ना वो सुनिएगा लेक्चर, आप चाहिएगा तो अपना कॉपी में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन किस रूप में लेता है वो सॉइल से? 2 रूप में ले सकता है, या तो अमोनियम आयन के रूप में, या फिर अमोनियम मतलब NH4+, NH4+ के रूप में, या फिर किसके रूप में लेगा? या लेगा नाइट्रेट के रूप में लेगा। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह से वो ले सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनियम आयन के रूप में। फास्फोरस जो है ना उसको लेता है फास्फेट के रूप में। ठीक है, फास्फोरस को फास्फेट के रूप में लेता है। उसके बाद पोटेशियम हो गया, उसको K+ के रूप में लेता है, K+, है ना, आयन के रूप में। कैल्शियम को लेता है Ca++ के रूप में, मतलब आयन के रूप में, या कुछ आपका ऑक्साइड के रूप में भी ले सकता है, लेता है। मैग्नीशियम का भी उसी तरह से अधिकांश जो है ना उसको आयन के रूप में लेता है। ये ध्यान रखिएगा कि सॉइल्स जो होता है उससे मुख्यतः ये किस रूप में लेता है? मेनली एज आयंस, मेनली एज आयंस। तो सॉइल जो है ना, सॉइल से मुख्यतः वो लेता है किस रूप में? आयंस के रूप में। वो मेनली के बाद नीचे आ गया। हाँ, उससे जो न्यूट्रिएंट लेता है वो मेनली किस रूप में लेता है? आयंस के रूप में लेता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आराम से आप बता सकते हो। पूछता है कि प्लांट जो है ना आयंस के रूप में मिनरल्स को किस रूप में लेता है? तो मिनरल्स को लेता है आयन के रूप में। कहां से भैया? सॉइल से। अब हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। तो फिर अब बात करते हैं, बोल दे एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन थे? 9, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, और इसी तरह से याद कर लेना है उंगलियों पर। कितना था? 9 आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था प्लांट के लिए। पहला कौन था? कार्बन। दूसरा कौन था? ऑक्सीजन। तीसरा कौन था? हाइड्रोजन। चौथा कौन था? नाइट्रोजन। पांचवा कौन था? फास्फोरस। छठा कौन था? पोटेशियम। सातवां कौन था? कैल्शियम। आठवां कौन था? मैग्नीशियम। और नौवां कौन था? सल्फर। ये 9 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। लीजिए, आपको क्या पढ़ रहे थे हम लोग पीछे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो था उसकी संख्या कितनी थी? 9 था सामान्य पौधे के लिए। उसके 3 सोर्स थे। क्या क्या? एक हवा, दूसरा आपका पानी, और तीसरा सॉइल।
जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कितना तरह का है चाहिए पौधे को समान रूप में? 7 तरह का। हाँ, कुछ पौधे हैं जिसमें ज्यादा भी है, लेकिन ये जो है ना एक औसत निकाला अगर जाए तो 16 ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधे को बाहर से। हाँ, उसमें से ये 7 जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसका सोर्स केवल और केवल कौन होता है? सॉइल होता है। कौन कौन चाहिए भैया? आयरन चाहिए, Fe है ना, मैग्नीज, Mn, बोरान, Bo, क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn, मोलिब्डेनम, Mo, कॉपर, Cu। ये 7 आपको चाहिए। ये हो गए कौन भाई? ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर फंक्शन का बात कर लो इसका इसका अगर मान लिया आपके मन में आ जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शंस में एकदम दिमाग में रखिएगा, ये इंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वॉल्व, या फिर कह सकते हो एक्टिवेट्स enzymes for their functioning that is catalyst, as catalyst। ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है, मतलब उसको मदद करता है, खुद इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये मुख्यतः माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बात था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अब समाप्त हो गए। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है सर, हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिए, अब है ये आपका रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स, अर्थात सॉइल में जो आपके मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं उनको कैसे उसमें डालें। हम क्या बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट जो है मिनरल्स का किसी सॉइल में, वो नेचुरल तरीके से होता रहता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जो आपका डेड और डिकेइंग होते हैं, सड़ते गलते हैं, उसको कई ऑर्गेनिम्स मिलकर एक प्रोसेस पूरा करता है जिसको डीकम्पोजिशन कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं, मतलब मिनरल में बदलना कहते हैं उसको। ये घटना होते रहता है लगातार। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिम्स चाहिए, समूह चाहिए उसका, जिसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, साथ ही साथ उसमें फंगस है, हाँ, और तो और बैक्टीरियाज है, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरियाज है, और तो और कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे केचुआ या छोटे छोटे कीड़े जो सॉइल में पाए जाते हैं। आजकल हम लोग महामूर्खता वाला काम करना शुरू कर दिए हैं। क्या जाने, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारतीय लोग हमेशा अपने अच्छे गुणों को क्यों छोड़ देते हैं। हम कई बार आपको बोलते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी। ना इसमें हिंदू था, ना इसमें मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था। ये हमारी सभ्यता थी कि हम क्या करते थे, किसी को प्रणाम करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या यहाँ पर शुरू कर दिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमको तो समझ में ही नहीं आता कि गुड क्या है उसमें, नाइट गुड क्या हो गया, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। गुड मॉर्निंग क्या होता है हम अभी तक नहीं समझ पाते। बच्चे जब हमको गुड मॉर्निंग कहते हैं या लिख के भेजते हैं तो हम समझ नहीं पाते क्या करें हम। अरे कम से कम मतलब तो समझो, वो विदेशियों का चीज था यार, आप क्यों अपना रहे हो अपने पास आज। और हाथ मिलाते हैं, कई कई गार्जियन हमको मिले, कई बच्चे जो है ना शुरुआत में हमको हाथ बढ़ाते थे हाथ मिलाने के लिए। आज देखो यार, हम हाथ जोड़ते थे, हाथ बढ़ाने से मिलाने से कतराते थे। आज कोरोना काल में वही होने लगा। हमारी भारतीय सभ्यता काफी महान थी और है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का नकल करने में नकलची बंदर बन चुके हैं, और अंत में घूम फिर कर रो पीट कर पिटाकर सब कुछ गवाकर अंत में फिर से भारतीय सभ्यता पर आते हैं। आज देख लो ना, तरह तरह का शैम्पू आया, किसी में क्रीम डाला, किसी में जो है ना सल्फेट डाला, और क्या बोला, आपका बाल एकदम मुलायम हो जाएगा। और ये ऐसा मुलायम हुआ कि अब हमको कंडीशनर लगाना पड़ रहा है, और जो है ना क्या 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 लगाना पड़ता है सर अपने बाल में। और अब समस्या जब बाल गिरने लगा, बाल झड़ने लगा, बाल में और बाल जो है ना वो डीकलराइजेशन होने लगा, तो अब सिकाकाई और आंवला का आ गया है। हमारा यही कहना है, हमारी सभ्यता में पहले से ही आंवला और सिकाकाई से बाल को धोया जाता था, और घूम फिर के फिर हम वहीं पे आ रहे हैं। तो फिर वैसा काम क्यों करें यार जिसमें अपना सब कुछ गवा दे।
हम वही कर रहे हैं। हमारी सभ्यता बहुत महान थी, बहुत मजबूत थी। यहां पर क्या किया जाता था, एक दूसरे को वो प्रणाम किया जाता था, नमस्कार किया जाता था। हमारे यहाँ क्या होता था, वो मिट्टी में जो है ना गोबर डाला जाता था, कंपोस्ट डाला जाता था, पौधे के जो अवशेष होते थे उनको खेतों में मिला दिया जाता था। आज क्या कर रहे हैं हम सब, हम विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। क्या, खेतों में जो बचे हुए होते हैं अवशेष, उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के कारण वो जो पुआल है या वो जो आपका डंठल है, पौधे का हिस्सा है, वो तो जल जाता है, लेकिन उसके जलने के साथ साथ सॉइल का ऊपरी परत जो होता है वो भी आपका खराब हो जाता है, पक जाता है। और तो और उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाले या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में कन्वर्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करते थे, नेचुरल तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स के मात्रा को बढ़ाते थे, वो खत्म होते जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, आग में जल जा रहे हैं। केचुआ समाप्त होता जा रहा है खेतों से। बैक्टीरिया और जो फंगस का वो समूह होता था, जो क्या करता था, वो सड़ते गलते पदार्थों को मिनरल्स में कन्वर्ट करता था, वो न्यूट्रिएंट्स में, पौधे के न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता था, उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। और इसके कारण हमारा खेत जो है ना वो बंजर होता जा रहा है। हमको बाहर से खाद ज्यादा ज्यादा डालना पड़ रहा है, और हम दोष किसको देते हैं, सरकार को या किसी और को। अरे आपके घर में वैज्ञानिक थे, पहले हमारे जो पूर्वज थे अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे जैसा कि हम साइन करते हैं, और आज फिर हम अंगूठा पर आ गए हैं। हाजिरी भी अंगूठा से बनाते हैं, मोबाइल भी खुलता है तो अंगूठा से खुलता है। और हम बोलते थे कि हमारे पूर्वज जो थे ना वो खराब थे, आपसे ज्यादा विद्वान थे वो, और हमसे ज्यादा विद्वान थे, ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से काम करते थे वो। उनका उपज दर हो सकता है आपके तुलना में कम होगा, लेकिन उसका जो उत्पाद था वो काफी अच्छा था। और फिर से हम आज अपना रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कहकर। हाँ, और उसका दाम बढ़ गया है, और पूरे विश्व में अब जो है ना नाम हो गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। जो हमारे पूर्वज करते थे, हम फिर घूम फिर कर उसी पर आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एडवांस बनना है, समय के साथ बदलना है। लेकिन समय के साथ क्या बदलना है, ये तो सोचना है हमको। अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं हम पीछे पीछे। तो खैर, हम जो है ना, ये पहले हमको नहीं डालना पड़ता था आर्टिफिशियल तरीके से, नेचर इसको खुद मिला देती थी मिनरल्स को, किसमें, सॉइल में। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, हमको आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से डालना पड़ रहा है। और इसको डालने के लिए मेनली हम दो रूप में डाल रहे हैं। ये क्या करता है, इट